नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। और आज के करंट अफेयर में डिस्कस करने से पहले सबसे पहला जो आर्टिकल है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से संबंधित है। ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है, अभी आपने अडानी से संबंधित जो भी न्यूज सुनी, तो अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट में ये बोल रही है कि अडानी का जो न्यूज है उनसे संबंधित जो उन पे एलिगेशंस लग रहे हैं उनको क्या करो, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से उनकी स्क्रूटनी करवाओ, उनको स्पेशल पर्पज के लिए उनको सेटअप करो और वो अडानी के एलिगेशन के बारे में क्या करेगी, जांच करेगी। तो जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप की जाती है स्पेशल पर्पज के लिए, ताकि हम जो सब्जेक्ट होता है, जो बिल रहते हैं, उसकी स्क्रूटनी किया जा सके, उसमें कुछ कमियां तो नहीं है, और उसमें क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं ताकि कोई भी बिल, कोई भी सब्जेक्ट को और इनहेंस किया जा सके। और इसमें हमको दोनों हाउसेस से मेंबर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको रूलिंग पार्टी, अपोजिशन के लोग भी देखने को मिलेंगे। जेपीसी को डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, और इसमें कोई फिक्स मेंबर नहीं रहते हैं कमेटी में। जितनी जरूरत पड़ती है पार्लियामेंट उनको, मतलब कि जेपीसी में मेंबर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जब इनका टास्क खत्म हो जाता है तो इनको डिजॉल्व कर दिया जाता है। और इनकी जो रिकमेंडेशन होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं रहती। गवर्नमेंट चाहे तो इसको स्वीकार कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो इसको अस्वीकार कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है या फिर एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, जनरली ये कमेटी क्या करती है, मिनिस्टर को कॉल नहीं कर सकते किसी भी एविडेंस को देने के लिए, लेकिन अगर स्पीकर की परमिशन ले लें जेपीसी वाले कमेटी वाले लोग, तो वो मिनिस्टर को एविडेंस देने के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बन सकता है। दूसरा, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी बोफोर्स जो घोटाला हुआ 1987 में, उसके लिए गठित की गई। हर्षद मेहता 1992 में उसके लिए गठित, केतन पारेख शेयर मार्केट स्कीम 2001 में, सॉफ्ट ड्रिंक पेस्टिसाइड इशू 2003 में, 2G स्पेक्ट्रम, वीवीआईपी चॉपर स्कीम, लैंड एक्विजिशन, एनआरसी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में, इनके लिए जो जेपीसी का गठन किया गया। और ये महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो स्पेशल सब्जेक्ट रहता है या फिर कोई बिल रहता है, उनके लिए स्पेशल पर्पज के लिए उसकी स्क्रूटनी करने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, ताकि उसके विषय में और गहन चर्चा हो सके। और अगर कोई रिकमेंडेशन की बात हो तो इनको रिकमेंड किया जा सके, ताकि वो बिल और अच्छे से इफेक्टिव रूप से काम कर सके। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, एसबीआई सेबी ने क्या किया है, कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उनके लिए न्यू गाइडलाइन जारी की है। कहा है कि ये 1 फरवरी 2023 से इफेक्ट में आ जाएंगी। ये फ्रेश सर्कुलर है सेबी का, जो भी हमारे पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उनके लिए। इन्होंने कहा है कि अगर आपने मार्च एंड में, अगर आपने डिटेल पॉलिसी मार्च एंड में सबमिशन नहीं की है तो आप सबमिशन कर सकते हैं। और एमडी और सीईओ, अगर सीआरए मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अगर एमडी और सीईओ किसी भी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व है तो वो रेटिंग एजेंसी कमेटी में काम नहीं करेंगे, उसके मेंबर नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर वो इसके मेंबर रहते हैं तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं हमको निगेटिव रूप से देखने को मिलती है। तो इसलिए इनको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को पढ़ें। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां क्या करती हैं कि कोई भी कंपनी है, कोई भी एनएफएफसी है, उनकी क्रेडिट करती हैं कि कोई ये डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएगी, अपने डेप्ट को वापस रिपे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और उस हिसाब से क्या करती हैं, कंपनियों को क्रेडिट रेटिंग देती हैं। ठीक है, कि उनको A+ देती हैं, A देती हैं, B देती हैं या फिर C देती हैं। हमारे देश में वर्तमान में क्रिसिल, आईसीआरए, केयर, इसके अलावा अदर भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, और इनको रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। 1990 रेगुलेशन के तहत सेबी को एम्पावर किया गया कि आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेगुलेट करने का काम करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, अभी बजट आया तो प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप डेवलपमेंट मिशन सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया,
और इसमें कहा गया कि बजट 2023 और 24 में उनकी सामाजिक सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को पीवीटीजीज के हम इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे, उनको बेसिक फैसिलिटी देने का प्रयास करेंगे, सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इंप्रूव एक्सेस, एजुकेशन, हेल्थ। कहने का मतलब है कि बेसिक फैसिलिटी बढ़ाने का क्या करेंगे, काम करेंगे। 1500 करोड़ उन्होंने इस मिशन के लिए रखे हैं और नेक्स्ट 3 ईयर के लिए क्या करेगा, काम करेगा अंडर द डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब के तहत। ठीक है, पीवीटीज क्या है, हमारे देश में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है 8.6% के आसपास हमको देखने को मिलती है। 75 पीवीटीजीज है हमारे देश में है, सबसे अधिक हमको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। और पीवीटीजी में जो ट्राइब है उसमें शहरी या जनजाति की ट्राइब की सबसे अधिक पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती है। 1973 में देवर कमीशन आया, उन्होंने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का गठन किया। बाद में 2006 में इसका नाम परिवर्तन करके पीवीटीजी कर दिया। और हमको ये 75 जो सच ग्रुप्स हैं 17 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, एंजल टैक्स चर्चा में है। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि फॉरेन जो इन्वेस्टर है एंजल टैक्स के अम्बिट में आते हैं तो इस हिसाब से वो इंडियन रेसिडेंट पे भी अप्लाई हो। एंजल टैक्स का मतलब है कोई स्टार्टअप है और स्टार्टअप अगर कोई फंड रेज करना चाहता है तो वो फंड रेज करता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फंड रेज उसने इतना कर लिया कि फेयर मार्केट वैल्यू की अपेक्षा उस स्टार्टअप की वैल्यू क्या हो जाए, हायर हो जाए, और जितनी वैल्यू हायर होती है उस पे लगता है एंजल टैक्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे और सरकार ने इसको 2012 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। दूसरा, शिफ्ट चर्चा में है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरवेक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। चर्चा में क्यों आया, यूक्रेन और रसिया वार के कारण अमेरिका ने स्विफ्ट में रसिया को बैन कर दिया। रसिया ने कहा है आरबीआई से कि आप स्विफ्ट की जगह कि इसको यूज कर लो, द सिस्टम फॉर द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजिंग। ये रसिया का सिस्टम है। जब यूएसए ने रसिया को बैन किया तो रसिया ने अपना सिस्टम चालू कर दिया और कहा कि हम इसको यूज करेंगे ताकि हमको पेमेंट में कोई दिक्कत ना हो। स्विफ्ट एक्चुअली क्या है कि अगर एक देश कोई अदर देश को पेमेंट में मतलब कि ट्रांजैक्शन करता है तो उसको मैसेज के माध्यम से क्या देते हैं, मैसेज देते हैं, उसको सेफ सिक्योर करवाने का काम करते हैं स्विफ्ट। ठीक है, मैसेजिंग सिस्टम है। और ये वाला SPFS क्या है, रसिया का सिस्टम है जो कि स्विफ्ट के इक्विवेलेंट है। 2014 में इसने रसिया ने इसको डेवलप किया जब स्विफ्ट से रसिया को बैन किया गया, और कई बार यूएसए के द्वारा रसिया को बैन किया जाता है, तब इसको लॉन्च करने का प्रयास किया गया। स्विफ्ट को 1973 में बनाया गया। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ब्रुसेल्स में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है वहां पे। और विभिन्न कंट्री में क्या करते हैं ये लोग, मैसेजिंग मतलब कि सिक्योर पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैसेजिंग सिस्टम का काम करते हैं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। दूसरा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक से चर्चा में है। कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि हम एग्जिम बैंक की कोई सब्सिडरी गिफ्ट सिटी गुजरात में स्टेब्लिश करेंगे। तो एग्जिम बैंक को 1982 में सेटअप किया गया था, एग्जिम बैंक एक्ट 1981 के तहत। ये क्या है, अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इसको होली मतलब कि पूर्णतः कौन ऑन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन करती है। एक्सपोर्ट में इंडिया को मतलब कि सपोर्ट करता है, इंडियन सप्लायर को एक्सपोर्ट में सपोर्ट करता है। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इक्विपमेंट, गुड सर्विस की दिशा में बढ़ावा देने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और इसको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान चर्चा में है। पीएम कुसुम स्कीम चर्चा में है। इसको पहले 2022 तक 30800 मेगावाट सोलर कैपेसिटी डेवलप करने की बात की गई थी, लेकिन सरकार ने अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 2026 तक हम इतनी कैपेसिटी इंस्टॉल कर देंगे। और इसको मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। इसके 3 कंपोनेंट हमको देखने को मिलेंगे। 10,000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी, 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर और 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप को स्टेब्लिश करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, जो सोलर एनर्जी से चलेंगे। ठीक है,
इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन सद्भावना चर्चा में है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी लद्दाख में आर्मी की गुडविल बढ़ाने के लिए 1998 में सरकार ने इसको लॉन्च किया ताकि वो एजुकेशन, वीमेन, यूथ एम्पावरमेंट, हेल्थ संबंधी इश्यू के बारे में बात की जा सके और जो आर्मी की इमेज उनके दिलों में अच्छी हो सके। वैसे तो अच्छी है ही, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे हैं जो उनको कहीं ना कहीं उनका माइंड वॉश करते हैं और आर्मी के लिए उनके दिलों में नेगेटिव रोल अदा करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए सरकार ने ऑपरेशन सद्भावना चलवाया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो आर्मी के प्रति उनमें कहीं नेगेटिव भावना ना आए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, शालिग्राम स्टोन चर्चा में है। इस स्टोन के द्वारा भगवान राम की मूर्ति बनाई जानी है, तो इसलिए चर्चा में आया। ये मोलास्क टाइप के हमको फॉसिल फ्यूल देखने को मिलेंगे और ये 400 मिलियन 65 मिलियन ईयर एगो हमको देखने को मिलेंगे। अर्ली एक्स जो फोर्डियन टू लेट थाइटोनियन एज के आसपास देखने को मिलेंगे और इसमें आपको जुरासिक पीरियड के सम कुछ अदर देखने को मिलेंगे। ये आपको मुख्य रूप से बैंक ऑफ काली जो कि गंडकी की जो ट्रिब्यूटरी है उसमें आपको मेनली देखने को मिलते हैं और इसके द्वारा जो हिंदू धर्म के लोग हैं इसमें भगवान विष्णु का अवतार इसमें देखते हैं, इसमें भगवान विष्णु को मानते हैं और इसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। ठीक है, इसलिए चर्चा में थे। इनके द्वारा अयोध्या में इनको ले जाया गया है और इसके पत्थर से क्या बननी है, मूर्ति बननी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, G20 की जो टूरिज्म मिनिस्टर की मीटिंग है रन ऑफ कच्छ में हुई है। ठीक है, और इसके माध्यम से ये टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। मध्य प्रदेश का लाड़मपुरा खास विलेज है और खरुमा विलेज नागालैंड का है और गुजरात की जो सिटी है धौलावीरा जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 2021 में इसको डिक्लेयर किया गया, उसके संबंध में बात की गई और इसको और टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसके संदर्भ में बात की गई। ठीक है, दूसरा, ब्रॉडबैंड की डेफिनेशन चेंज हो गई है। अगर आपको अब ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेना हो तो इंटरेक्टिव सर्विस होनी चाहिए, इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। पहले आपको इसकी डेफिनेशन 512 MBPS डेटा मिलता था, लेकिन अब इस डेफिनेशन में 2 MBPS का इंडिविजुअली डेटा मिलना चाहिए, तभी आप ब्रॉडबैंड की डेफिनेशन में अब ये क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, दूसरा, सोलोमन आइलैंड चर्चा में है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे अपनी एम्बेसी इस्टेब्लिश करना चाहता है, इसलिए चर्चा में था और इसकी कैपिटल होनियारा है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सोलोमन आइलैंड है। इधर आपको पपुआ न्यू गिनी दिखेगा, इंडोनेशिया दिखेगा, कोरल सी दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, इधर आपको पैसिफिक ओशन दिखेगा। लोकेशन याद रखेंगे। पेरिस क्लब चर्चा में है। इनफॉर्मल ग्रुप है, जो नेशंस हैं वो आपस में क्रेडिट करने का काम करते हैं, इंश्योरेंस देते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को और इन्होंने श्रीलंका के डेप्ट के बारे में IMF को इंश्योरेंस दी है कि आप इनको डेप्ट दे दीजिए, ये अपनी जो भी इनकी इकोनॉमिक कंडीशन है उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और इंश्योरेंस देने का काम करते हैं वेस्टर्न, मेनली इसमें आपको वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्री देखने को मिलेंगे। 1956 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, जापान मेनली कहेंगे तो इसमें आपको इंडिया नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे बस। तो ये है, आप इनको देख सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।